So my dear student, today we shall discuss about electrical devices जिनमें हमें ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर और एनसी ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम एसी जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एसी जनरेटर ये नाम ही मिसमैच है। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट जनरेट एनीथिंग, इट ट्रांसफॉर्म्स एनर्जी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को एसी करंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, या यूं कह लें मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द कॉइल को विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इट इज एक्चुअली एसी एनर्जी ट्रांसफार्मर या ट्रांसफार्मेटर ये है। चलिए उस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाई इट इज मिसनोनिमस, तो आप यही लिखोगे कि एक्चुअली एसी जनरेटर डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बट इट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। तो एसी जनरेटर है क्या? इट इज अ डिवाइस व्हिच प्रोड्यूसेस एसी करंट ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स। प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी की बात करते हैं तो ये जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। थोड़ा और बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि व्हेन अ कॉइल रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड and induced EMF or induced current is produced या produces due to change in flux। जब कॉइल मूव करेगा तो क्या होगा, उससे एसोसिएटेड फ्लक्स लगातार चेंज होगा क्योंकि रोटेशन की वजह से एंगल चेंज हो रहा है। तो ये चीजें आप पहले भी जान चुके हैं। जब भी हम किसी भी डिवाइस के बारे में लिखेंगे तो सबसे पहले हम उस डिवाइस के बारे में बताएंगे, फिर प्रिंसिपल या थ्योरी जिस पे वो वर्क कर रहा होगा, उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है तो ही आप लिखेंगे, नहीं पूछा जाता तो नहीं लिखेंगे। लेकिन हम आपको कंस्ट्रक्शन बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। उससे पहले हम आपको एसी जनरेटर का एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या यूज हुआ है। तो एसी जनरेटर की बात अगर हम करें तो सबसे पहले एक आर्मेचर कॉइल चाहिए होता है हमें। दिस इज योर आर्मेचर कॉइल। This is your armature coil. Generally, an armature coil is made up of what? Copper coils wound over a soft iron core. इसको आपने देखा भी होगा, मोटर में देखा होगा, पंखे में देखा होगा, बहुत सारी कॉपर की कॉइलिंग होती है सॉफ्ट आयरन कोर पे, है ना। तो वो आर्मेचर कॉइल। तो सबसे पहली अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला हिस्सा इसका जो होता है वो क्या होगा, आर्मेचर कॉइल। कॉपर coil closely wound over rectangular soft iron core, soft आयरन कोर। ठीक है, तो ये आर्मेचर कॉइल है। इसमें क्या है, कॉपर की खूब सारी कॉइलिंग होगी एक्चुअली। और ये किसके ऊपर, ये सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसकी कॉइलिंग, रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसकी कॉइलिंग वुंड है, क्लोजली वुंड है। उस अगला जो चरण होगा, ये जो आर्मेचर कॉइल है वो किसके बीच रखा होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के बीच में। इन मैग्नेट्स का काम क्या होगा, टू प्रोवाइड what, to provide strong magnetic field. This is north pole net, this is the south pole. तो दूसरी जरूरत होगी पोल पीसेस की। पोल पीसेस या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स
strong magnets required to produce strong magnetic field. ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की जरूरत को देखते हैं। तो आगे क्या जरूरत है हमें? नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा, मैंने कैसे कंस्ट्रक्शन किया है। अब आप देखो, ये वाला हिस्सा जो है इसको क्रॉस करके जा रहा है, ये वाला हिस्सा तो इससे यहां इसके साथ कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है, बट ये वाला हिस्सा अभी आगे जा रहा है। डॉटेड लाइन से इसलिए मैंने ड्रॉ कर रखा है कि ये इस वाले गोले को, इस वाले रिंग को पार करके अंदर से होके जा रहा है एक दूसरे गोले से मिलने। दोनों की एक्सिस क्या होगी, दोनों रिंग्स की एक्सिस क्या होगी, सेम। इस रिंग की और इस रिंग की दोनों की एक्सिस क्या होगी, सेम होगी। देखो सेम एक्सिस पे ये जाके इधर यहाँ पे कांटेक्ट में। तो ये जो रिंग है ना, यही वो सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, इसके पार्ट है, जो एक जनरेटर को एसी बनाता है। अगर किसी रिंग को तोड़ के आधा आधा स्प्लिट रिंग कर दे और सीधे सीधे इसको जोड़ दे, इसको मतलब जोड़ दे रिंग के साथ, मतलब आधे रिंग के साथ अगर जोड़ दे स्प्लिट रिंग के साथ, तो ये क्या होगा, ये तब भी जनरेटर होगा, लेकिन तब एसी जनरेटर ना होकर डीसी जनरेटर होगा। वो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे, अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। दिस इज रिंग 1, इसका नाम आप R1 ले लीजिए, एंड दिस इज R2। तो ये R1 एंड R2 जो ये रिंग है, इनका काम क्या होता है, दे प्रोवाइड द डायरेक्शन टू द प्रोड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। ये काम होता है इनका। तो अगला जो पार्ट आपने देखा वो क्या हमें देखना है, अब आर्मेचर कॉइल देख लिया हमने, फुल पीसेस देख ली हमने। अब अगला जो पार्ट है इसका वो होगा स्लिप रिंग्स। फिर मैं आपसे बता रहा हूं बच्चों, याद रखना, ये स्लिप रिंग जो है ना आपकी, इसके साथ ये जो कॉइल है, कॉइल ये चिपका नहीं है। जब कॉइल ऐसे रोटेट करेगा तो ये वाला हिस्सा घूम के इधर लग जाएगा, और ये वाला हिस्सा घूम के तब इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर। तो इट मींस द एंड ऑफ द कॉइल इज नॉट इन अ परमानेंट कांटेक्ट। ऐसा नहीं वेल्डिंग करके जोड़ दिया है, is not in the permanent contact with the rings, ठीक है। तो with the rotation these end of the coil will change its position with respect to the ring। याद रखिएगा, ये चीज बहुत जरूरी है। तो स्लिप रिंग्स क्या होते हैं? स्लिप रिंग a metallic ring which is in a slight contact, लिख रहा हूं बच्चों, याद रखना, परमानेंट कांटेक्ट नहीं लिखना हूं, केवल which is in a slight contact with the end of, देखो इसका एंड कौन है, ये एंड ऑफ आर्मेचर कॉइल, एंड ऑफ आर्मेचर कॉइल क्या करता है, ये जो करंट प्रोड्यूस होती है उसको डायरेक्शन देगा इन द आउटर सर्किट। तो इट प्रोवाइड्स
ये इंपॉर्टेंट है, इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन टू द प्रोड्यूस्ड करंट। ठीक है, इसका काम क्या है, ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जो आपका करंट इस आर्मेचर कॉइल में प्रोड्यूस होगा। अगला हिस्सा देखते हैं, अगला हिस्सा कौन है, तो अगला हिस्सा है आपके कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस जनरली ग्रेफाइट से बने होते हैं। अच्छा चलो इधर है, कर लेते हैं। This is your R1, this is your R2, and now we shall use carbon brushes. These carbon brushes, अभी इनका काम हम लोग देख लेते हैं। एक कार्बन ब्रश यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन ब्रशेस का काम क्या होगा अभी देख लेते हैं हम, ठीक है। ये यहाँ कोई बल्ब, ये एक्सटर्नल सर्किट है, यहाँ कोई बल्ब लगा सकते हैं, कोई रेजिस्टर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ये रेजिस्टर का मतलब ये बल्ब फ्रिज जो भी है, यहाँ जो करंट प्रोड्यूस होगा ये वायर्स के माध्यम से कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल सर्किट में जाएगा। ये आपके वायर हैं एंड दिस इज कार्बन ब्रशेस। तो ये मान लीजिए इसका नाम C1 है एंड दिस इज C2। तो जो अगला पार्ट है आपका वो कौन है, कार्बन ब्रश है। तो कार्बन ब्रश क्या है, कार्बन ब्रश तो कार्बन ब्रश जो है, कार्बन ब्रशेस, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। इसी वजह से इसको कार्बन ब्रश कहते हैं। ग्रेफाइट आप जानते ही हैं, सबसे पहली ही खूबी इसकी क्या होती है, इट इज हाईली कंडक्टिव इन नेचर। तो जो भी करंट प्रोड्यूस होगा उसको ये रिसीव करेगा और वायर के माध्यम से आपके फ्रिज, चाहे इसको फ्रिज मानिए, चाहे बल्ब मानिए, चाहे कूलर मानिए, जो भी है उसको एक्सटर्नल सर्किट में पहुंचा देगा। तो इट मींस इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एंड इट इज इन द कांटेक्ट ऑफ, इट इज इन द स्लाइड कांटेक्ट। ये भी याद रखिए ना, ये परमानेंट चिपका नहीं रहेगा, सॉरी ये जो होगा इसके साथ चिपका होगा, ये परमानेंट कांटेक्ट में रहेगा विद द स्लिपिंग। तो इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एंड kept in contact with ring। ठीक, काम क्या है, जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको एक्सटर्नल सर्किट में यानी आपके फ्रिज, कूलर, बल्ब तक पहुंचाना इसका काम है। इट प्रोवाइड्स path to the induced current in outer circuit। हाँ जी साहब, ये हो गया आपके सारे पार्ट्स जो आपके जनरेटर में होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन आपको बता दिया मैंने। कंस्ट्रक्शन के बाद वर्किंग पे आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वर्किंग है, ध्यान से सुनिएगा। दो स्टेप्स में हम इसको डिस्कस करेंगे और दोनों स्टेप्स के लिए आपको दो डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान से फिर से देखिएगा डायग्राम कैसे बनाना है। बहुत से बच्चे शुरू से लेके अंत तक यही सारी गड़बड़ियां करते हैं। ध्यान से देखिए क्या क्या, पहले हमने आर्मेचर कॉइल बनाया, एक हैंडल जो है, एक हैंड जो है इसका लंबा है, वो स्लिप रिंग से जाके स्लाइड कांटेक्ट में है, दूसरा वाला हैंड छोटा है, वो भी कांटेक्ट में, स्लाइड कांटेक्ट विद आर्मेचर कॉइल है। आर्मेचर कॉइल के साथ आपका एक जगह पे कार्बन ब्रश लगा हुआ है, एक जगह पे कार्बन ब्रश लगा हुआ है। ये
लेनी है। चलिए अब हम आगे वर्किंग पे आते हैं। अगला स्टेप आप क्या लिखते हैं, वर्किंग। वर्किंग इससे समझ में आ गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्किंग के हम स्टेप कौन लिखेंगे, वर्किंग स्टेप 1। चलो वर्किंग पे स्टेप 1 लिखते हैं। सबसे पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। हमने स्टेप 1 के लिए मान लो ये डायग्राम बनाया। अभी क्या है कि ये जो हमारा ऐसे समझो कि ये ऊपर आ रहा है, ये पोर्शन जो है तुम्हारे सामने है, ये दिस पोर्शन जो हमने थोड़ा डार्क बना दिया है, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है, ऐसे है, खड़ा है, ठीक है। लेट एट एनी टाइम, अब इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं। इसका नाम है ए बी और इसका नाम है सी और ए डी। किसी समय ए बी क्या है, लेट एट एनी टाइम ए बी इज कमिंग अपवर्ड, ए बी ऊपर आ रहा है और सी बी नीचे जा रहा है, यानी इस तरह का मोशन हो रहा है। अगर हम बात करें तो इस तरह का मोशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मुड़ रहा है, यानी ए बी ऊपर आ रहा है, ए बी ऊपर आ रहा है और सी बी नीचे जा रहा है। समझ में आया आपके, ये ऐसे रोटेशन होता जाएगा। फिर क्या होगा, ए बी नीचे जाएगा और सी बी ऊपर आएगा। लेकिन फर्स्ट हाफ साइकिल में अभी हमने ये माना, लेट एट एनी टाइम ए बी इज कमिंग अपवर्ड एंड सी बी इज गोइंग डाउनवर्ड। अब आप जानते हो दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, इट मींस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये चीजें तो आपको पता ही है। एंड यहां देखो, यहां जो मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस यहां ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर है, ये ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। तो अब बात आती है कि करंट किधर प्रोड्यूस होगा। तो सिंस दिस कॉइल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज मूविंग, तो हम यहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल निकालेंगे कि जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट I एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज IBF। ये फोर्स, जिधर फोर्स लग रहा है यानी जिधर मोशन हो रहा है, IB भी कह सकते हो या IBF, जिधर फोर्स लगता है उधर ही मोशन होगा, तो IBV ये पहले बताया था। अब अप्लाई करते हैं, अप्लाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऑन द इस फेज प्लेस पे, यानी B2A पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखो जो हमारा फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है यानी जो मोशन हो रहा है वो किधर आ रहा है बच्चों, ध्यान देना, वो आ रहा है किधर, ऊपर की तरफ, आपके सामने आ रहा था ना। ये जो AB है वो आपके सामने आ रहा है, मोशन किधर हो रहा है, सामने की तरफ हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर इधर है, करंट किधर दिखा रहा है, B2A। तो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर हो गई, B2A। इसी तरह DC पे आप अप्लाई करोगे तो DC किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। नाउ DC इज गोइंग डाउनवर्ड। अब यहां पे अगर हम अप्लाई करें तो DC किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, तो ये करंट जो होगा यहां किधर आएगा, इस डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है अगर करंट ये यहां पे AB पे B2A प्रोड्यूस हुआ, तो यहां अप्लाई करोगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो इट विल बी डायरेक्टेड B2C। तो आप लिखोगे ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, FRH रूल, FRH फिर बता रहा हूं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल FRH।
ठीक है, ऑन अप्लाइंग FRH ऑन AB and DC, direction of current, direction of current, better call induced current, induced current कहां से कहां है, from B to A then B to C, A to B and B to C। चलिए ये चीज हो गई यार, देखो अब ध्यान देना क्योंकि यही समझने की चीज है कि क्यों ये AC है, क्यों अल्टरनेट है। अब देखो बात ये हो गई कि करंट हमारा यहां से प्रोड्यूस हुआ, ऐसे गया, फिर इधर आएगा, फिर उस पार तक जाएगा ना, यहां इसमें नहीं, इसमें टच नहीं है, ये जो एंड है वो क्या इसके अंदर से गया है, ऐसे ऐसे समझो, ऐसे, ठीक है, टच नहीं है, ऐसे समझो, ऐसे रखा हुआ और ये इसके आर पार गया, इसीलिए डॉटेड दिखाया। तो ये गया करंट, ये गया करंट, ये गया, यहां आया, ये गया करंट, ये गया, ठीक है। अब देखो फिर यहां से ऐसे होते हुए इधर चला गया, ठीक है। तो आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन देखो, यही चीजें ध्यान देनी, आउटर सर्किट में जो हमें करंट की डायरेक्शन मिल रही है वो कैसी मिल रही है, इस तरीके की, क्लॉकवाइज, है ना। स्टेप 1 इसको हम यहां लिखेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट कितनी है, कहां से कहां है, इस ऐसी है, क्लॉकवाइज है ना, सॉरी क्लॉकवाइज, इस क्लॉकवाइज। तो हमने देखा वर्किंग इसी बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगी, ये बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, आप फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओगे तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम B to A and B to C। एक्सटर्नल सर्किट में आप देखोगे करंट कैसे जा रही है, इस तरीके से जा रही है, डायरेक्शन बना लो, कैसे जा रही है, इधर जा रही है, किधर से आई, इधर से, तो ऐसे ऐसे आई, ऐसे गई, यानी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो ये चीज आपकी फर्स्ट हाफ साइकिल की वर्किंग खत्म। अब सेकंड हाफ क्या है, तो सेकंड हाफ में आपको फिर डायग्राम ड्रॉ करना होगा, कैसे ड्रॉ करोगे, देखो ये चीजें हम मिटा देते हैं। सेकंड हाफ साइकिल के लिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल उसी तरह वर्किंग, स्टेप 1 स्टेप 2, और यहां पे सेकंड हाफ साइकिल हो जाएगा। सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, डायग्राम देखिए कैसे, हाफ लेट इन द सेकेंड हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, एक चक्कर, मतलब ये आधा चक्कर लगा चुका होगा, है ना, आधा चक्कर आफ्टर हाफ साइकिल, सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, आफ्टर हाफ साइकिल। तो आफ्टर हाफ साइकिल अब क्या होगा, BC ऊपर आएगा और AB नीचे जाएगा, यानी अब ये आधा चक्कर लग चुका है, यानी आफ्टर 180 डिग्री, यहां आफ्टर 180 डिग्री क्या होगा कि ये जहां AB है वहां ये घूम के कौन पहुंच जाएगा, यहां आ जाएगा आपका D, यहां आ जाएगा C, है ना, और यहां A था तो A अब आपका यहां आ जाएगा और ये हो जाएगा B। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि तब DC के साथ कौन सा एरिया जुड़ा हुआ था, ये लंबा वाला ना, तो जब ये लंबा वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, आप समझो मेरी बात, यही समझनी है सब कुछ, तब AB के साथ
ध्यान देने वाली चीज है, यही चीज समझनी है। तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्योंकि डीसी के साथ लंबा वाला हिस्सा था, तो और लंबा वाला घूम के अब इधर आ गया है, तो तब ये वाला हिस्सा इधर लगा करता था, अब ये इस पार जाएगा ऐसे, अच्छा बाहर आ गया, तो इसको ये हिस्सा इधर आ गया। आपकी समझ में आया? AB वाला हिस्सा यहां जाके लग गया और ये वाला हिस्सा यहां आके लग गया, ठीक है। तो दिस विल बी द डायग्राम फॉर, ये सारी चीजें आपको फिर हटा दीजिए, डायरेक्शन ऑफ करंट वगैरह, अब इनको डायरेक्शन इसमें देखेंगे किधर से दिख रहा है। तो एक डायग्राम फिर आप बनाएंगे, एंड दैट डायग्राम शुड बी लाइक दिस, ठीक है। ये डायग्राम आप फिर बनाएंगे तो वही स्टेटमेंट्स आप फिर लिखेंगे, लेकिन आफ्टर half cycle what will happen, the position will change after half cycle क्या होगा, अब कौन ऊपर आएगा? आफ्टर हाफ साइकिल डीसी will come upward and AB will go downward, उल्टा हो जाएगा। On applying Fleming's right hand rule on CD and BA या जो भी आप कहें, AB CD या BC कह दीजिए, ठीक है। आप देखो मामला क्या होगा, करंट की बात अभी यहाँ नहीं करनी है, अब करंट हमें पता करना है, अप्लाई करते हैं। चलिए अब कौन बाहर आ रहा है? नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज दिस एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट हैंड को लगाना है। तो IBF या IBV कौन बाहर आ रहा है? ये साथ बाहर आ रहा है, डीसी साथ आपके सामने आ रहे हैं, तो सामने मैंने अंगूठा कर दिया आपका, ठीक है। एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? अब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? C to D, तो अभी भी डायरेक्शन वही है, C to D, इस पे अप्लाई करोगे तो यहां आपको डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। आपको कह रहे हैं साहब आपने तो वही किया जो पहले का रखा था, तो हमने वही किया है, बट नाउ पहले क्या था, डायरेक्शन ऑफ करंट D to C था, अभी क्या है C to D है, ठीक है, पहले वाले केस में। तो अब देखो, अब बाहर जब ये करंट आएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये करंट ऐसे आया, ऐसे गया, वायर में गया, ये यहाँ गया, इसके बाद ये क्या है, ये रिंग कंडक्टिंग है, तो ये रिंग के रास्ते ऐसे जाएगा, ये देखो ये वायर टच नहीं, हमने पहले ही बताया था, ये अंदर ऐसे गया, ये कार्बन प्लस के रास्ते करंट आएगा, ये करंट को रास्ता मिल गया। अब करंट ऐसे जाएगा, इधर से वायर से होते होते फिर इधर आया, ठीक है, इधर आया, फिर ये वायर के रास्ते होते होते इधर आया, फिर इधर गया, फिर ऐसे इधर गया। तो यहां देखो अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, हाफ साइकिल के बाद ऐसे, ये ऐसे गया और इधर जा रहा है इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। तो करंट की डायरेक्शन को कैसे गई है, ऐसे करंट आई, ऐसे गई, यहां गई, फिर ये स्लिप रिंग से बहते हुए, ये वायर मैंने बार-बार समझाया है, ये वायर अंदर से बीच से होके जा रही है, इसे टच नहीं है, इसीलिए डॉटेड लाइन से दर्शाया हुआ है, बार-बार समझा रहा हूं। इसके बाद इस पे आया, ये रास्ता इसको मिल गया इंटरनल सर्किट में, आपके फ्रिज में गया, एसी में गया, एसी से होते हुए ये वायर के रास्ते, ये कार्बन
In external circuit, its direction या current is anti-clockwise. Anti-clockwise. तो यही चीज आपको देखो, पहले स्टेप के लिए पहला डायग्राम बनाओगे, दूसरे स्टेप के लिए दूसरा डायग्राम बनाओगे और एक्सप्लेन करोगे। ये वर्किंग हमारे समझ में आ गई। तो क्या समझा हमने? पहले आप साइकिल में आपने देखा करंट की डायरेक्शन कैसी थी बच्चों? ऐसी थी फर्स्ट हाफ में क्लॉकवाइज, और आधे साइकिल के बाद क्या हुआ? सेकेंड हाफ में उलट गई। ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है। फर्स्ट हाफ में क्लॉकवाइज था, सेकंड हाफ में एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एसी किसको कहते हैं? एसी इसी को तो कहते हैं। एसी इज द करंट व्हिच वैरीज कंटीन्यूअसली बट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियडिकली। तो यहां हाफ पीरियड के बाद देखो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि नहीं? पहले आप साइकिल में मान लो ये ऐसे था, दूसरे आप साइकिल में वेव कैसा हो गया? ऐसा हो गया। ऐसे समझो आप, है ना? पहले आप साइकिल में पॉजिटिव था, दूसरे आप साइकिल में नेगेटिव हो गया। ये चीज समझो आप। तो यही जो कंक्लूजन हम निकालेंगे, जो निष्कर्ष निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे? देखो यही लिखने का तरीका है, ऐसे ही आप लिखो। चलो अब हम कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या निकाला आपने? The current हमने प्रोड्यूस लिखा है, जनरेट नहीं लिखा है। करंट प्रोड्यूस इन कॉइल is changing its direction in every half cycle. So it is AC. ठीक है, ये कंक्लूजन लिख दिया। यहां तक मामला खत्म हो गया। तो ये आपका एसी जनरेटर था। अब अगली चीज जो आपको बतानी है, मैथमेटिकल थ्योरी। ये जरूर आपको करना है, सब कुछ करने के बाद। थ्योरी तो आप जान ही रहे हो, ठीक है। तो मैथमेटिकल थ्योरी जो है वो भी आप लोग लिखोगे। मान लो ये हमारा मैग्नेट है जी, ये आपका मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ मान लो हमको एक हिस्सा केवल इस तरह दिखाई दे रहा है। ये आपका जो कॉइल है उसका एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, आर्मेचर कॉइल का एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। अगर इसमें हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो नॉर्मल और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर एंगल क्या है? थीटा। तो यहां आप लिखोगे लेट थीटा इज एंगल between normal on coil and magnetic field line। ये हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स इन आर्मेचर कॉइल। उसको मान लो कैपिटल एन मान लो। नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए कॉइल में। अब फ्लक्स की बात करते हैं।
B is a magnetic field. Let B is magnetic field. So this will be NBA. So it will become NBA cos theta. The theta is the angle between normal term on the surface of the coil with magnetic field के साथ जो सबटेंड कर रहा है, तो ये NBA cos theta हो गया. Now if अगर ये जो हमारा coil है ना बच्चों तेजी से रोटेट कर रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इसको आप मिटा लेते हैं. चलिए if angular velocity of coil is what? Omega. So we know that omega is equal to theta upon t. This implies theta is equal to nothing but omega t. Now again that equation can be rewritten as phi is equal to NBA cos theta की जगह ओमेगा टी लिख देते हैं. हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को इन्हीं हिसाब को. अब we know that E is equal to what? E is equal to induced EMF according to second law. E is equal to minus d phi upon dt. चलिए ये माइनस d phi कितना है? इतना है. इसमें से किसी प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ टर्म्स आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं. जो मैग्नेटिक फील्ड लग गई वो लग गई, ये नहीं घटा बढ़ा सकते उस प्रोसेस के दौरान. क्या घटेगा बढ़ेगा एंगल. तो किसका डिफरेंशिएशन होगा? d phi में किसका डिफरेंशिएशन होगा? cos ओमेगा t अपॉन dt. आप जानते हैं cos, ये मान लो क्या है? थीटा. cos थीटा का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है? sin थीटा, लेकिन विद नेगेटिव साइन. तो नेगेटिव यहाँ क्या आएगा? माइनस sin ओमेगा टी. वो माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव, और यहाँ क्या बचा? sin ओमेगा टी. और बच्चों एक चीज और आपको याद रखनी है. वो क्या याद रखना है? ओमेगा टी खुद एक फंक्शन है, इसलिए एक डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का भी होगा. ओमेगा टी का तो होगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा यहाँ से, टी टी बाई टी खत्म हो जाएगा, तो ये ओमेगा यहाँ से बाहर आ जाएगा. यहाँ दूसरे डिफरेंशिएशन से क्या बचा? इतना. तो आपके पास क्या आया? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा. ये ईएमएफ हो गया. मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा? मैक्सिमम ईएमएफ कब होगा? जब साइन ओमेगा टी या जब साइन थीटा है या थीटा जो है वो 90 डिग्री हो. तो ई मैक्सिमम कितना होगा? ई मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो? 1. ठीक है, यानी जो थीटा है साइन थीटा जो नॉर्मल, ये नॉर्मल जो है नॉर्मल ऑन द सरफेस इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री. यानी ये कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, एकदम पैरेलल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस केस में. तो ई मैक्सिमम कब होगा? जब sin ओमेगा t = 1 हो. तो ई मैक्सिमम की वैल्यू आप कितनी लिखोगे? ई मैक्सिमम की वैल्यू sin ओमेगा t 1 हो जाएगा. यानी आपके पास कितना होगा? n b a ओमेगा. कब होगा? when coil is parallel to magnetic field. ठीक है. ई मिनिमम कितना होगा? जाहिर सी बात है 0 है ना. कब? when sin ओमेगा t, when sin ओमेगा t is
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी 0 कब होगा? जब ओमेगा टी 0 या जब थीटा 0। ठीक है, यहां थीटा कितना होना चाहिए? व्हेन थीटा इज 90। ठीक है, तो ये कब होगा? जब ये 0 कब होगा? जब ये खुद ही 0 है, ये खुद क्या हो, ये पूरा का पूरा पॉइंट जो है ऐसे खुद ही नॉर्मल है। इस पे जब नॉर्मल खींचा जाएगा तो किसके पास जाएगा? जब ये पूरी तरह से व्हेन दिस थीटा इज नॉर्मल, इसका मतलब ये पूरी तरह से नॉर्मल तब होगा जब कॉइल जो है, जब कॉइल पैरेलल हो जाएगा और इस पे नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, कॉइल खुद ही क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। इस पे नॉर्मल जब हम खींचेंगे तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगा। तो व्हेन द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, उस कंडीशन में आपको मैक्सिमम मिलेगा और इस कंडीशन में मिनिमम मिलेगा। तो ज्यादातर यही केस आता है, तो इसी पे आप स्टिक करिएगा। ये थ्योरी हो गई, ये जरूर लिखिएगा। यहाँ हम जो है एसी से रिलेटेड या एसी से रिलेटेड हर एक स्टेप को फॉलो कर चुके हैं, उसके बारे में जान चुके हैं, उसको एसी जनरेटर क्यों कहते हैं, और ये थ्योरी भी निकाल लिया हमने कि अगर कोई न्यूमेरिकल आता है जनरेटर से रिलेटेड तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि पहले भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कर चुके हैं। ये इमोशनल ईएमएफ एक तरह का इमोशनल ईएमएफ भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी द ईएमएफ जनरेटेड व्हेन coil is moving a certain angular velocity in that condition, the EMF will be NBA omega, maximum will be NBA omega and it will be equal to NBA omega sin omega t। तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में।